नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड का मुख्य विषय है क्या हमारा इतिहास वास्तव में वैसा ही है जैसा हमें पढ़ाया जाता है। क्या प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो हम जानते हैं वो पूर्ण सत्य है या केवल कुछ चुने हुए तथ्यों पर आधारित एक कहानी। जब हम अपने अतीत को भूल जाते हैं तब हम वर्तमान को भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। सवाल उठता है, कौन हमें हमारे मूल से या जड़ से जोड़ता है? कौन हमें बतलाता है कि हम कौन थे, कहां से आए और कैसे विकसित हुए? इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने लाइफ एक्सप्रेस में एक बहुत ही विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है, जो न केवल अतीत के अवशेषों का अध्ययन करते हैं बल्कि उनके माध्यम से मानव सभ्यता की कहानी को पुनर्जीवित भी करते हैं। लेकिन उन सब बातों से पहले मैं आज के विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं डॉक्टर सज्जन कुमार, a renowned historian and archaeologist। डॉक्टर सज्जन कुमार का जन्म 1970 के दशक में ऐतिहासिक गांव कुड़ल, जिला भिवानी, हरियाणा के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही इतिहास, संस्कृति और प्राचीन सभ्यताओं के प्रति उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें आर्कियोलॉजी की ओर आकर्षित एवं अग्रसर किया। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, he did his graduation, post-graduation, MPhil and PhD from the prestigious MD University रोहतक। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण एक्सकवेशंस किए हैं, जिन्होंने इतिहास के कई अध्यायों को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर किया है। उनका कार्य केवल मिट्टी और अवशेषों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इतिहास को जीवित करके वर्तमान और भविष्य के लिए सीख प्रदान करता है। तो बिना किसी विलंब के आइए हम सब मिलकर स्वागत करें एक इतिहास के खोजी, एक अतीत के रक्षक और मानव सभ्यता के मौन प्रश्नों को आवाज देने वाले श्री सज्जन कुमार जी का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रोफेसर झा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ माय इंटायर लाइफ एक्सप्रेस टीम तथा समस्त इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। जैसा हमें ज्ञात है कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की हकीकत को समझने में, और आपका स्पेशलाइजेशन जो कि आर्कियोलॉजी है, उसी के मद्देनजर आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब होता है, चाहे राम मंदिर का हुआ हो या ज्ञानवापी मंदिर का हुआ हो, उन सर्वे में किस तरह के एथिकल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भावनात्मक संतुलन के साथ साथ एक वैज्ञानिक निष्पक्षता भी कायम हो सके, ताकि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को आहत न हो। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी नमस्कार प्रोफेसर झा, आपको और आपके व्यूअर को। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि आप आर्कियोलॉजी और इतिहास के संबंध और उसके तथ्यों के बारे में आप जानना चाहते हैं और आपके व्यूअर भी इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे। आर्कियोलॉजी की बेसिकली व्हाट इज आर्कियोलॉजी, बेसिकली अगर हम बात करें तो व्हाट इज आर्कियोलॉजी? Archaeology is a subject to define the archaeological evidence to know about the past culture, civilization, behavior
etc., etc., and based on archaeological sources. And the question is raised, what is archaeological sources? And basically archaeological sources are 3 or 4 type of archaeological sources, and 3 or 4 type of archaeology. And first one is archaeological evidence is we called artifact, and the feature, and the ideofact, and the ecofacts. These basically 4 type of archaeological sources, and any archaeologist or any anthropologist study the past culture or civilization through these archaeological sources. अब आपका जो मूल प्रश्न आपने जो किया कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में क्या सिमिलरिटी है और क्या अंतर है, मैं आपको बताना चाहूँ और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है, द आर्कियोलॉजी टोटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब एक हिस्टोरियन की जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होती है, उसकी स्टडी स्टार्ट होती है कि हमारे रिटन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। उसका मेन जो सोर्स है वो रिटन रिकॉर्ड्स और यू कैन से द आर्काइवल रिकॉर्ड्स। अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमें अराउंड 600 BC से पहले हमारे पास आर्काइवल सोर्सेज नहीं है। 600 BC के आसपास हमें फर्स्ट टाइम ब्राह्मी और ख्रोष्टी में हमें अर्लियर जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिल रहे हैं, जिसकी पाली और प्राकृत लैंग्वेज है। इससे पहले हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो 3rd मिलेनियम BC के आसपास जिसकी डेट है, जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। उस वजह से हम कह नहीं सकते कि पुख्ता तौर पर कि उन लोगों की किस प्रकार की एक लिपि थी या किस प्रकार की उनकी भाषा थी, उसकी अगर हम बात करें। अब जो आपका जो क्वेश्चन था कि एक आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के रिलेशन की बात करें, वैसे तो दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं, दोनों पास्ट के ह्यूमन की कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत पास्ट से, वो आदमी की अगर हम ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन की बात करें तो अराउंड 2 या 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से पहले से लेके, मतलब होमिनिड फोसिल्स के साथ साथ मिलने वाले आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, बेसिकली जो हमें स्टोन टूल्स जो मिल रहे हैं, वहां से आर्कियोलॉजी की कहानी स्टार्ट होती है, या हम कहें कि आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च वहां से स्टार्ट करता है कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, और वहां से अराउंड 2 और 2.5 मिलियन से लेकर और फिर वो 600 BC तक, 6 सेंचुरी BC में जो हमारे जो एपिग्राफिकल एविडेंसेस हैं वो बेसिकली उस वहां तक आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 6 सेंचुरी BC के बाद किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट की हमें हेल्प नहीं रहती, उसके बाद भी बेसिकली हम आर्ट की बात करें या हम आइकनोग्राफी की बात करें या हम आर्किटेक्चर की बात करें, जो हमें हिस्टोरिकल पीरियड या हम कहें कि हमें मिडिवल पीरियड तक के, या मैं कहूँगा कि आपको कॉलोनियल जो ब्रिटिश पीरियड टाइम पीरियड है वहाँ भी हमें आर्कियोलॉजी हेल्प करती है। उसकी अगर हम बात करें, यहाँ अंतर यही है हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री बेसिकली हमारा जो मेन जो सोर्स है वो हमारे रिटन रिकॉर्ड है, और रिटन रिकॉर्ड से बियॉन्ड अगर हमें ह्यूमन पास्ट के कल्चर और सिविलाइजेशन को अगर पढ़ना है, स्टडी करना है, तो हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू करना होगा। यस सर। बहुत अच्छा, लेकिन मेरा प्रश्न जो यहाँ पे था उसमें ये भी शामिल था कि जब हम कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं या जब होता है तो उन सर्वे में किस तरह के एथिकल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भावनात्मक संतुलन हम बना के रखें, ताकि किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष की भावना को आहत ना पहुंचे। थोड़ा इस पे आकर के कुछ कहें। जी बिल्कुल सही। आपने एक उम्दा क्वेश्चन आर्कियोलॉजी के फैक्ट के बारे में हम पूछा कि बेसिकली आप जो मूल प्रश्न जो आप उठा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हम किसी भी रूप से, वो पॉलिटिकली हो या सोशल हो या कल्चरल हो, हम किसी भी रूप से बायस्ड ना रहें। तो वैसे आर्कियोलॉजी के अपने एथिकल नॉर्म्स हैं, और मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि
आर्कियोलॉजी में जो मेन जो इंटरप्रिटेशन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, वो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर होता है। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहा है और उसका बिहेवियर क्या है। आपने जैसे भी एथिकल के बारे में बात की, तो हाँ, हमारे आर्कियोलॉजी में ऐसे एथिक्स बने हुए हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, कि हम बेसिकली आर्कियोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हम हड़प्पन ग्रेव्स की बात करें, हमें ऐसे स्केलेटन मिल रहे हैं, उस स्केलेटन के साथ हमें बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे एक्सकेवेशन ऐसे हुए हैं जहाँ से हमें स्केलेटन के साथ उस समय के लोगों ने कुछ अपने रिचुअल्स को परफॉर्म किया है। उन्होंने अपने उनको बर्तन उनके साथ दफनाए हैं, या हमें कहूँ कि कुछ ज्वेलरी भी आपको ऐसे गहने के रूप में भी आपको मिलेंगे कि उनके साथ दफनाए हैं। तो वो जो रिलेशन है कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये मेन एथिकल सोर्सेज है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम कहें उसकी, या हम कहें कि इतिहास या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की किस प्रकार से हम व्याख्या करते हैं। यस, वेरी थॉटफुल ऑफ यू। तो आगे बढ़ते हैं एक और पर्टिनेंट क्वेश्चन के लिए। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी ऐसी खोज के बारे में हमें बता सकते हैं जिसने आपको एक एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव पर फिर से सोचने पर मजबूर किया हो, और तब आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या रही होगी? जी, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि एक हड़प्पन स्क्रिप्ट, अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसमें जेपी जोशी साहब थे, उन्होंने हमें क्लासेस ली, बीवी लाल सर थे, हमारी क्लासेस ली, और भी बहुत सारे रिनोड आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। एक यहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक साइट थी, मंडी साइट की अगर हम बात करें, तो मंडी साइट से सडनली वहाँ एक चांस डिस्कवरी हुई, जहाँ से बहुत सारे मतलब गोल्ड के ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जो आजकल दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले किए गए हैं। अगर हम देखें तो वहाँ सडनली चांस डिस्कवरी हुई, और चांस डिस्कवरी में जब आगरा सर्किल की टीम वहाँ पहुँची और उनको जो भी लोकल लोगों के पास वो अवशेष उनको प्राप्त हुए वो उन्होंने कलेक्ट किए, तो वहाँ बताया गया कि वहाँ से एक ऐसी मैट मिली है, गोल्ड की ऐसी मैट थी जिसके ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट थी। शायद अगर हमें वो मैट हमें मिल जाती जिसके ऊपर एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंस्क्रिप्शन हमें मिलता, तो हो सकता है कि जिस उलझन में आज हम हैं कि हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेते, तो वो एक बड़ा इवेंट जिसको हम कहेंगे कि ऐसी बहुत सारी जिज्ञासा है जिसको जानना बहुत जरूरी है। या कई बार हम बात करते हैं कि हड़प्पन के डिक्लाइन, एक बहुत बड़ी ऐसी सभ्यता रही तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, जिसका एरिया रहा, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और इंडिया के कई स्टेट जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात और इवन नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक उसका विस्तार रहा, कि इतनी बड़ी सभ्यता रही और हजारों साल तक रही, तो उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर अभी रिसर्च करना बाकी है, या ऐसे आगे आने वाले समय में इस प्रकार से रिसर्च की जा सकती है। बहुत अच्छा। आज के उन्नत तकनीक के युग में हर चीज AI इनेबल होते जा रही है। ऐसे में हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि किस तरह के पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं प्राचीन तकनीक से वर्तमान तकनीक में, और क्या आसार दिख रहे हैं भविष्य के तकनीक को लेकर के। तो थोड़ा इसके ऊपर, इस पैराडाइम शिफ्ट को लेकर के कुछ कहें। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मानव के इतिहास की, तकनीक की विकास की एक वृत्तांत को अगर आप देखना चाहें, तो आप देखेंगे कि जो आदि काल, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, मानव ने पत्थर के औजार लिए और उसमें से सिले पत्थर से एक दूसरे पत्थर को काट के उसकी धार बनाई, उस धार के बेसिस पर उसने अपने हंटिंग की, या और उन्होंने डिगिंग की, या पेड़ की कटिंग की। उस प्रकार से आप देखेंगे वो मानव की पहली तकनीक वहां से प्रारंभ होती है। अब आपने क्योंकि मॉडर्न टाइम में आप AI की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, जो इनपुट हुआ उसकी अगर हम बात करें, तो
वो जो तकनीक का जो शुरुआत है और तकनीक की शुरुआत के बेसिस पर मानव के विकास के चरणों की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ने मानव ने अपनी रिहाइश के लिए, घर बनाने के लिए जो तकनीक में सिर्फ मिट्टी को ही यूज किया, फिर मिट्टी की ब्रिक्स बनानी उन्होंने स्टार्ट की। ब्रिक्स बनाते बनाते उसने एक हाउसेस बनाए। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक न्यूलिथिक फेज में उसका एक रेगुलर सेटलमेंट हो गया है, तो रेगुलर सेटलमेंट्स में आप देखेंगे कि उसने एक परमानेंट बस्तियां बसाने के बाद तरह तरह की तकनीक उन्होंने यूज की। तरह तरह की तकनीक आप कह सकते हैं कि जब उसने पशु पालना सीखा या कृषि करना जब सीखा तो उसके साथ साथ उन्हें जरूरत होने लगी कृषि से, उसको विभिन्न औजारों की जरूरत होने लगी। तो वहाँ एक बड़ा न्यूलिथिक, जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने उसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का काल भी कहा है। तो वहाँ तकनीक किस प्रकार से विकसित हुई और वहाँ से विकसित होने के बाद जो गाँव की बसासत शुरू हुई, आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में तकरीबन 5th 6th सेंचुरी 6th मिलेनियम बीसी के आसपास 5000-6000 साल बीसी के आसपास आप देखेंगे कि अर्ली विलेज बस्तियां आपको मिल रही हैं। और उसके बाद जैसे जैसे विकास चरण या हम कहें कि मानव की तकनीक का चरण आगे बढ़ता गया कि उन्होंने एक बड़ी सभ्यता का रूप लिया, या हम आज के कॉन्टेक्स्ट में एंड आर्कियोलॉजी में हम इसको कंटिन्यूटी एंड चेंज इन आर्कियोलॉजी हम कहते हैं कि क्या चेंज आया है और क्या कंटिन्यूटी आई। आप गांव के अभी भी आप देखेंगे कि जो हड़प्पन लोगों ने चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा होता था जिस पर खाना पकाया जाता था, वो आज के गांव के कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का तकनीक घर बनाने का उनका पैटर्न रहा कि एक उनका लिविंग एरिया होगा जिसमें 2-3 रूम होंगे, एक उनका कोर्टयार्ड रहेगा, एक किचन एरिया रहेगा या एक पशुओं का एरिया रहेगा। ये जो कॉम्प्लेक्सेस है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आप गाँव में जाके देखेंगे रूरल कल्चर में, तो वो पास्ट से इस प्रकार का कल्चर आपको अभी भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक लंबा तकनीकी विकास रहा है मानव की, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे। अंत में हम चाहेंगे कि आप समाज के लिए एक शांति संदेश दें और साथ में बडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए 2-3 सुझाव भी दें ताकि वे अपनी खोज, अपना अन्वेषण एक नैतिक मर्यादा में कर सकें। जी, अच्छा प्रश्न है सर आपका कि अगर हम कहें कि जैसे आपने उसी से मेरे पहले वाले उद्बोधन से ही आप उसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। एक तो ये है कि हम अगर आर्कियोलॉजी की जिस बेसिस पर हम उसके बायसनेस की हम बात कर रहे थे, तो एक्चुअली में हम चाहते क्या है। मतलब देखिए, एक सिंपल मैं आपके व्यूअर को कहना चाहूँ कि क्या है इतिहास या आर्कियोलॉजी। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या है इतिहास की, अगर बेसिकली हम बात करें तो क्या है, हम भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझ के और भविष्य को सुधारना चाहते हैं। बेसिकली ये हमारा इतिहास है। तो उसी से रिलेटेड हमारी जो पास्ट कल्चर है, तो पास्ट कल्चर के बेसिस पर हम किस प्रकार से अपने अच्छे भविष्य को बना सकते हैं, वर्तमान में उनको समझते हुए, उनका अच्छे से निरीक्षण करते हुए, अच्छे से विश्लेषण करते हुए किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब दूसरा है कि जो हमें कॉन्टेक्स्ट और जो हमें बिहेवियर मिल रहा है, तो किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट का पहला जो उद्देश्य है, उसका हम कहें कि ईमानदारी के साथ उसका पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि वो ईमानदारी के साथ अपने तथ्यों को सही से विश्लेषण करे, सही से परख करे और उसी आधार पर अपना कंक्लूजन निकाले। तो यही हम कहेंगे कि आपके शांति संदेश या आपने जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बेसिस पर कि हम तथ्यों के आधार पर अपनी बात का आकलन करें। अब बात आ गई कि सत्य क्या है। तथ्य ही सत्य है। अगर हम ये कहें कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तथ्य ही सत्य है, जिसको हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट के बेसिस पर अपना आकलन करने की कोशिश करें। और जो आपके व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से आर्कियोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो वो बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिसके बेसिस पर वो अपना कैरियर बना सकते हैं। वो नेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हर स्टेट में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, या इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, आप अपने कैरियर को इसमें बना सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर। वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू
for your scholarly presence with us today. और मन नहीं कर रहा था कि इस वार्ता को हम समाप्त करें, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए हमें अंत करना पड़ेगा इस सत्र को। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और आपके इस उपलब्धि पर मैं अपने सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Dr. Sajjan Kumar for his exemplary contributions to the field of archaeology on 9th January 2026. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान से करूंगा, खासकर डॉक्टर सज्जन कुमार की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजी या पुरातत्व अतीत की संस्कृतियों, सभ्यताओं और व्यवहारों को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर परिभाषित करता है। इतिहास लिखित अभिलेखों पर आधारित है, जबकि पुरातत्व 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के मानव इतिहास का अध्ययन करता है। जब लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक सर्वेक्षणों में नैतिक विचार व कर्तव्यों को लेकर उन्होंने कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षणों में सांस्कृतिक, राजनीतिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए नैतिक विचारों का पालन करना महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक व्याख्याएं संदर्भ और व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए। पुरातात्विक व्याख्याएं संदर्भ और व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए ताकि किसी भी पूर्वाग्रह से बचा जा सके और वैज्ञानिक निष्पक्षता बनी रहे। ऐतिहासिक आख्यानों पर पुनर्विचार करते हुए उन्होंने बताया कि हड़प्पा लिपि जैसी अनसुलझी पहेलियां और हड़प्पा सभ्यता के पतन जैसे प्रश्न स्थापित ऐतिहासिक आख्यानों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। वैसे ही मांडी साइट से सोने की वस्तुओं की खोज जैसे अप्रत्याशित निष्कर्ष भी ऐतिहासिक समझ को चुनौती देते हैं। मानव का तकनीकी विकास पाषाण युग के औजारों से शुरू होकर मिट्टी के ईंटों से घर बनाने और कृषि के लिए औजारों के विकास तक फैला हुआ है। आज भी ग्रामीण संस्कृतियों में हड़प्पा काल की चूल्हा और घर बनाने की तकनीक जैसी निरंतरता देखी जा सकती है। अंत में उन्होंने कहा कि इतिहास और पुरातत्व का उद्देश्य अतीत को समझकर वर्तमान को बेहतर बनाना और भविष्य को सुधारना है। पुरातत्व में करियर बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभागों जैसे कई अवसर उपलब्ध हैं। युवा पुरातत्वविदों को ईमानदारी से तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। With those deliberations of Dr. सज्जन कुमार, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।